नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज पहले चरण के लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई। हालांकि इनमें बिहार शामिल नहीं है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को उकसाया है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए भूपेश बघेल ने 375 उम्मीदवारों का फॉर्मूला सुझाया। सवाल है कि क्या वोटिंग शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने में लग गई है? बीजेपी का 400 पार नारा वर्सेस कांग्रेस का 375 उम्मीदवार फॉर्मूला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया है, जिसके जवाब में कांग्रेस एक फॉर्मूला लेकर आई है। यह फॉर्मूला 375 का है। 375 सीटों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों की संख्या है, वो भी हर एक लोकसभा सीट के लिए। यकीन न हो तो कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन लीजिए। बघेल ने अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए तैयार रहने को कहा है। दरअसल भूपेश बघेल ने फॉर्मूला दिया है कि अगर एक लोकसभा सीट से सिर्फ कांग्रेस के 375 से ज्यादा कार्यकर्ता नामांकन करेंगे तो चुनाव आयोग को मजबूरन बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। मतलब भूपेश बघेल बीजेपी से मुकाबले की रणनीति बनाने की बजाय ईवीएम से मुकाबला करने की रणनीति बना रहे हैं। नियम ये कहता है, जो इलेक्शन कमीशन के जो सर्कुलर है उसमें प्रश्न क्रमांक 303 देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है 384 यदि नामांकन होते हैं किसी लोकसभा क्षेत्र में तो वहां बैलेट से चुनाव कराया जाएगा। तो जो ये कहते हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है, तो उसके लिए हमने रास्ता बताया। भूपेश बघेल जो कह रहे हैं, अब उसका गणित समझिए। एक बैलेट यूनिट पर नोटा सहित 16 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। ऐसे 24 बैलेट यूनिट एक कंट्रोल यूनिट से जुड़ सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक यूनिट पर 16 उम्मीदवार तो 24 यूनिट पर नोटा सहित कुल 384 उम्मीदवारों का नाम ही आ सकता है। अब अगर 384 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं तो बैलेट पेपर के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। ऐसे में अगर कांग्रेस ने अकेले 375 उम्मीदवार उतारे और उसके अलावा दूसरी पार्टियों और निर्दलीयों के उम्मीदवारों का आंकड़ा 10 भी रहा तो ये उम्मीदवारों की संख्या 385 आसानी से पहुंच जाएगी। भूपेश बघेल के फॉर्मूले पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाया है। मैंने देखा है ईवीएम पर जब भी सवाल खड़े हुए हैं वो हारे हुए पार्टी ही करती है, और वो ये भूल जाती है कि वो कई जगह जीती भी है। दिल्ली में ये देख लीजिए आप, जब 70 में से 67 सीट एक पार्टी जीतती है तो ईवीएम के बारे में कोई बात ही नहीं होती। वो सोचते हैं कि हम ही लोकप्रिय हैं, और जब हार जाते हैं दूसरे राज्य में तो कहते हैं ईवीएम खराब है। तो ये तो मतलब शगल सा हो गया है। अब जरा समझिए कि अगर कांग्रेस और उसके INDIA गठबंधन ने लोकसभा की हर सीट पर 375 उम्मीदवार उतारे तो क्या होगा। देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं। INDIA सभी 543 सीटों पर लड़ेगी और 375 के हिसाब से अकेले उसके 2,03,625 उम्मीदवार हो जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक एक उम्मीदवार को नामांकन के वक्त जमानत के लिए 25,000 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। ऐसे में 375 उम्मीदवारों को करीब करीब 1 करोड़ रुपए जमा कराना होगा। इसी तरह से 543 सीटों के लिए 543 करोड़ रुपए तो सिर्फ जमानत के लिए जमा कराना पड़ेगा। अब सवाल है कि क्या ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कांग्रेस और INDIA गठबंधन 543 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ज्यादा से ज्यादा कितने कैंडिडेट कुछ याद हो कि कितने कैंडिडेट? 40 या 50 एक आध बार हुए हैं, नहीं तो जनरली तो 10-12 ही होते हैं।
जो भी खड़ा करेगा इतने लोगों को उसको लगभग 96 लाख या 1 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा और इन सबको वोट तो मिलने नहीं है। तो ये तो सब जमानत जब्त होगी तो पूरा 1 करोड़ जब्त हो जाएगा। भूपेश बघेल के ईवीएम पर सवाल उठाने वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग लगातार कहता आया है कि ईवीएम मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ तक कि दुनिया के कई देश भारतीय चुनाव को देखने के लिए आते हैं, लेकिन अपने देश के ही कुछ राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 20 सेकंड में एक ऐतिहासिक पुल धराशायी हो गया। ये पुल था अमेरिका के मैरीलैंड शहर में, जो कि सोमवार को एक शिप के टकराने के बाद ढह गया है। जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स मौजूद थे और क्रू के सभी सदस्य भारतीय थे। मैरीलैंड के बेल्टीमोर में यह हादसा सोमवार देर रात हुआ। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। एक टक्कर और ताश के पत्तों की तरह बहा पुल। उन्नीस 1977 में बना एक ब्रिज, वो ब्रिज जो एक तरह से बाल्टीमोर शहर की शान और पहचान हुआ करता था। अमेरिका के मैरीलैंड में बना फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज एक हादसे का शिकार बनकर सोमवार देर रात पूरी तरह ढह गया। देखिए कैसे सिंगापुर का एक कार्गो शिप धीरे धीरे नदी के ऊपर से गुजर रहा है। उसे गुजरना पुल के नीचे से है, लेकिन आखिर में शिप के पावर फेल होने की वजह से वो पुल के पिलर से टकराता है और चंद सेकंड में पूरा पुल ढह जाता है। इस हादसे के बाद नदी में गिरे कम से कम 6 लोग लापता हैं। हादसे के बाद शिप में भी आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और रेस्क्यू के लिए हर संभव मदद देने का वायदा किया। The bridge collapsed, sending several people and vehicles into the water, into the river, and multiple U.S. Coast Guard units, which are stationed very nearby, thank God, were immediately deployed along with local emergency personnel. And the Coast Guard is leading the response at the port, where representatives from the Federal Highway Administration, the FBI, the Department of Transportation, the Army Corps of Engineers, as well as Maryland officials and Baltimore Police and Fire, are all working together to coordinate an emergency response. सिंगापुर के झंडे वाले दाली जहाज पर मौजूद 22 क्रू सदस्य भारतीय थे। वो सभी सुरक्षित हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि चालक दल की सूझबूझ थी कि यह हादसा और भयावह हो सकता था, लेकिन वो टल पाया। मैरीलैंड के गवर्नर को जहाज के क्रू ने समय पर खतरे की जानकारी दे दी और इमरजेंसी कॉल कर बताया कि शिप का पावर कट हो चुका है। इस इमरजेंसी कॉल की वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया गया और कई लोगों की जान बच गई। अगर हादसे के वक्त पुल पर गाड़ियां रहती तो न जाने इसमें कितने लोगों की जान चली जाती और हादसे में लापता सभी लोग ब्रिज पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। हादसे के बाद 2 को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 6 अभी भी लापता हैं। Well, this is a tragedy that you can never imagine, right? And I was awake when Chief Wallace called me, but never would you think that you would physically see the Key Bridge tumble down like that. It looked like something out of an action movie. वहीं इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कई जगह साजिशों की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने ऐसी किसी भी आशंका से इनकार किया और कहा कि इसमें आतंकवादी हमले का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं देखा गया है। I think so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. हादसा होने के घंटों बाद भी मलबे हटाने की चुनौती प्रशासन के सामने है। A heavy ship like that will impart a very large load of many thousands of tons when it hits something solid. And the ship has obviously struck the support of the bridge. Not surprisingly, then the bridge collapses because the support is a very relatively flimsy structure. When you look at it, it's a kind of trestle structure with individual legs. So the bridge has collapsed simply as a result of this very large impact force.
बाल्टीमोर शहर के पटास्पो नदी पर बना फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज साल 1977 में खुला था। इस पुल की लंबाई करीब 9000 फीट और नदी से ऊंचाई 180 फीट थी। इसका नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉट के नाम पर रखा गया था। इस पुल से टकराने वाला शिप सिंगापुर का था जो श्रीलंका जा रहा था। इस हादसे के बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि वो दोबारा इस टूटे ब्रिज को बनाएगा और इसका पूरा खर्च अमेरिकी सरकार उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब ऐसी खबर जिसे देखकर और सुनकर हर भारतीय को गर्व होगा। भारतीयों ने अमेरिका में ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी की है। मामला मेरीलैंड शहर में नदी पर बने पुल से टूटने से जुड़ा हुआ है। इस घटना के बाद कैसे भारतीयों की चर्चा हो रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पुल से कार्गो शिप टकराया और देखते ही देखते पूरा पुल नदी में समा गया। हादसा डरावना था, लेकिन यह और भी बड़ा हो सकता था अगर भारतीय क्रू मेंबर वक्त रहते इसकी जानकारी नहीं देते। सिंगापुर के झंडे वाले डाली जहाज पर मौजूद 22 क्रू सदस्य भारतीय थे। वे सभी सुरक्षित हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि चालक दल की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा टल गया। जहाज के क्रू ने समय पर मैरीलैंड के गवर्नर को खतरे की जानकारी दे दी और इमरजेंसी कॉल करके बताया कि शिप का पावर कट हो चुका है। इस इमरजेंसी कॉल की वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और कई लोगों की जान बच गई। भारतीयों की इसी सूझबूझ की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी की है। Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर पुल गिराए जाने की अफवाह भी फैलाई गई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे साफ इनकार किया है। Everything so far indicates that this was a terrible accident. At this time, we have no other indication, no other reason to believe there's any intentional act here. जानकारी के मुताबिक करीब 300 मीटर लंबा कंटेनर जहाज बाल्टीमोर से कोलंबो जा रहा था। जहाज में खराबी आने की वजह से वो फ्रांसिस स्कॉट पुल के खंबे से टकरा गया। हादसे के दौरान कई गाड़ियां और करीब 20 लोग पटाप्सको नदी में गिर गए, जिनमें से 6 लोगों की मौत का दावा किया गया है। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची, लेकिन वक्त रहते जानकारी मिलने की वजह से राहत बचाव की टीमें वहां पहुंच गई। बाल्टीमोर के गवर्नर ने इस हादसे के बाद क्रू मेंबर्स की सतर्कता की तारीफ की और उन्हें हीरो कहा। साथ ही हादसे के बारे में जानकारी दी। Well, this is a tragedy that you can never imagine, right? And I was awake when Chief Wallace called me, but never would you think that you would physically see the Key Bridge tumble down like that. It looked like something out of an action movie. हादसे के बाद बाइडेन ने टूटे हुए पुल को दोबारा बनाने की बात कही है, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये कहना अभी मुश्किल है। A heavy ship like that will impart a very large load of many thousands of tons when it hits something solid. And the ship has obviously struck the support of the bridge. Not surprisingly, then the bridge collapses because the support is a very relatively flimsy structure. When you look at it, it's a kind of trestle structure with individual legs. So the bridge has collapsed simply as a result of this very large impact force. बाल्टीमोर शहर के पटाप्सको नदी पर बना फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज साल 1977 में खुला था। इस पुल की लंबाई करीब 9000 फीट और नदी से ऊंचाई 180 फीट थी। इसका नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पर रखा गया है। पुल टूटा जरूर है, लेकिन हादसे के बाद जिस तरह भारतीय क्रू ने सक्रियता दिखाई और फौरन इसकी जानकारी दी, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ हादसे का नहीं बल्कि कई लोगों की जान से जुड़ा है जो बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात करेंगे चर्चा में रहने वाली खबर की, तो एलविश यादव के बाद आज एक और बिग बॉस विजेता चर्चा में है। वो है मुनव्वर फारूकी, जिनको कल रात मुंबई में हिरासत में लिया गया था, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें रिहा कर दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, क्यों हिरासत में लिया गया, रिपोर्ट के जरिए देखिए। स्टैंड अप कॉमेडियन, बिग बॉस विजेता मुनव्वर फारूकी मंगलवार को मुसीबत में पड़ गए। वजह थी एक हुक्का बार में उनकी मौजूदगी, जहां छापेमारी के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया।
दरअसल पुलिस ने मुंबई में फोर्ट इलाके में हुक्का पार्लर पर छापा मारा था। इस रेड के दौरान पुलिस ने 14 लोगों को पकड़ा था, जिसमें मुनव्वर फारूकी भी शामिल थे। हालांकि ये जमानती अपराध था, इसीलिए पुलिस ने पूछताछ के बाद मुनव्वर फारूकी को नोटिस देकर छोड़ दिया। मुंबई पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने हुक्के के नाम पर तंबाकू के इस्तेमाल होने की जानकारी मिलने के बाद इस बार पर छापा मारा था। वहां से मिली चीजों की जांच के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया। अवैध रूप से चल रहे इस हुक्का पार्लर से पुलिस ने छापेमारी करके 4,400 रुपए नकद और 13,500 रुपए की कीमत के 9 हुक्का पॉट भी जब्त किए। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की तरफ से हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आने के बाद मुनव्वर फारूकी ने अपने इंस्टाग्राम पर एयरपोर्ट की एक तस्वीर शेयर की है। एक सेल्फी शेयर करते हुए मुनव्वर ने लिखा, थका आने के बाद भी ट्रैवल कर रहा हूँ। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मुनव्वर का नाम किसी विवाद के साथ जुड़ा हो। 2021 में मुनव्वर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। उन्होंने अपने एक स्टैंड अप एक्ट में हिंदू देवी देवताओं पर विवादित कमेंट किए थे। उनके खिलाफ कई राज्यों में FIR भी दर्ज हुई थी। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और वो 37 दिन तक जेल में रहे थे। लेकिन विवादों में आने के बाद मुनव्वर ने सबसे पहले 2022 में कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में पार्टिसिपेट किया था। वो इसके सीजन 1 के विनर भी रहे थे। इसके बाद वो पिछले साल बिग बॉस 17 के विजेता भी बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करेंगे विराट कोहली की। विराट कोहली ने IPL शुरू होते ही रन बरसाने भी शुरू कर दिए हैं। पंजाब के खिलाफ मुकाबले में विराट के बल्ले से आतिशबाजी तो की उन्होंने, लेकिन मैच के बाद जुबानी तीर भी छोड़ दिए हैं और BCCI समेत सिलेक्टर्स को एक कड़ा संदेश भी दे डाला है। विराट का सिलेक्टर्स को बड़ा जवाब। वर्ल्ड कप को लेकर विराट का बहुत बड़ा बयान। IPL शुरू हो चुका है और वर्ल्ड कप बस 2.5 महीने दूर है और क्रिकेट की दुनिया में बहस छिड़ी है तो बस एक ही कि क्या विराट T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। तमाम अटकलों और चर्चाओं के बीच विराट कोहली ने पहली बार अपना जवाब दिया है और जवाब भी ऐसा कि उन्होंने साफ तौर पर टीम मैनेजमेंट को एक बड़ा संदेश दिया है, पहले बल्ले और फिर अपने बयान से। शानदार फॉर्म में चल रहे विराट ने कल हुए मुकाबले में ऐसी तूफानी पारी खेली जिससे उनके T20 फॉर्मेट में उठ रहे सवालों को जोरदार जवाब दिया है। विराट ने कल हुए पंजाब किंग्स के मुकाबले में 49 गेंदों में 77 रनों की आतिशी पारी खेली, वो भी 157 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इतना ही नहीं, विराट कोहली इस पारी के बाद IPL 2024 में अभी लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं। विराट के 2 मैच में 98 रन है। विराट की इस पारी की बदौलत ही बेंगलुरु टीम ने 177 का टारगेट ट्रेस कर जीत पक्की की। बल्ले से वार के बाद विराट ने मैच के बाद जुबानी स्ट्रोक भी लगाए और अपने एक बयान से अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया। IPL 2024 के दूसरे ही मैच में मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद विराट कोहली जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पहुंचे तब उन्होंने वहां कहा कि मैं जानता हूं कि जब T20 क्रिकेट की बात आती है तो दुनिया के कई हिस्सों में सिर्फ खेल को बढ़ावा देने के लिहाज से ही मेरा नाम जोड़ा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में अभी भी वो काबिलियत बाकी है। विराट का ये बयान उन रिपोर्ट्स के जवाब में था जिसमें ये कहा जा रहा था कि सिलेक्टर्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में विराट कोहली को टीम में रखने के विचार में नहीं है, जिसकी वजह USA और वेस्ट इंडीज की धीमी पिचों को माना जा रहा है। माना जा रहा है कि विराट की बैटिंग टेक्निक इन पिचों पर टीम के लिए कारगर साबित नहीं होगी। अब कोहली के पास T20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए IPL इकलौता जरिया है। अगर कोहली IPL 2024 में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है और अपने इस अभियान की शुरुआत वो कर चुके हैं।
दूसरे ही मैच में उन्होंने इतनी आक्रामक पारी खेली जिससे कई जवाब एक साथ बहुतों को मिल गए होंगे। वहीं अगर विराट के T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की बात की जाए तो उन्होंने अब तक 27 मैचों में 81.50 की औसत से 1141 रन बनाए हैं। तो वहीं पिछले T20 वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 296 रन बनाए थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ खेली 82 रनों की नाबाद पारी भी शामिल थी। ऐसे में रिकॉर्ड्स के बावजूद विराट को वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से बाहर रखने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन विराट इस IPL में मजबूत इरादे के साथ उतरे हैं। इरादा अपने प्रदर्शन से सभी सवालों को खत्म करने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।